सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कैगा साइट के क्वेश्चन पेपर को। जो क्वेश्चन पेपर आपके आईटीआई फिटर ट्रेड का है यानी स्टिपेंडरी ट्रेनी सेकंड का कैटेगरी 2 का है। और अगर बात करें डेट की, तो ये क्वेश्चन पेपर 7 मार्च 2026 का है। जो अभी आपकी वैकेंसी चल रही है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये रहता है क्वेश्चन पेपर एनपीसीआईएल का, क्योंकि एनपीसीआईएल जो क्वेश्चन पूछता है वो लिमिटेड उसका क्वेश्चन है और वहीं से पूछता है, रिपीट बार बार वही रिपीट करता है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही किसी अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल का जो सिलेबस होता है लिमिटेड होता है और सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो सभी को जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, which finishing operation is performed by the tool that rotates and reciprocates simultaneously। यानी यहाँ पर देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे, भले इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें आपका टूल रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है, यानी आगे पीछे भी चलता है और घूमता भी है। तो क्या प्रोसेस हो जाएगा, ड्रिलिंग, होनिंग, लैपिंग या फिर ग्राइंडिंग? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार की पूछा जा चुका है। तो होनिंग इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ईजी वाइल चिपिंग। यानी चिपिंग के दौरान, सॉरी ईजी बोल गए हैं, आइज, ठीक है, चिपिंग के दौरान आंखों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है या उपयोग किया जाता है? तो आंखों के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेफ्टी गॉगल्स का यूज करेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर मेंशन रहता है तो उसको मत ध्यान दीजिएगा। आगे की क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर। यानी प्रेशर को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? तो प्रेशर बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है, विच हैक्सा फ्रेम इज यूज टू फिट ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। यानी जो है वह कौन सा हैक्सा फ्रेम है जिसका उपयोग जो है हम अलग अलग लंबाई वाले ब्लेड का यूज कर लेते हैं। तो एडजस्टेबल हैक्सा फ्रेम जो होता है उसमें जो है कुछ अलग लंबाई के जो है ब्लेड को फिट किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच इज द नेम गेज। यानी यहाँ पर आपको एक गेज दिया गया है जो कि प्लग गेज के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर आपको गेज करना है कौन सा गेज है। क्या ये प्रोफाइल गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, टेपर रिंग गेज है या फिर टेपर प्लग गेज है? तो क्या आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, टेपर प्लग गेज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्लग गेज में होता क्या है, आपको टेपर सीधा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसका निशानी यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ये अंडर कट टाइप का दिया गया है, ये टेपर प्लग गेज है। वैसे भी ये देखने में भी टेपर दिख रहा है, तो ये टेपर प्लग गेज के अंतर्गत आएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है, विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप। यानी जो है किस डिवाइस का यूज करेंगे हमको वर्क पीस के शेप को कंफर्म करने के लिए, यानी शेप को जानने के लिए? तो उसके लिए प्रोफाइल गेज का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गेज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनपीसीआईएल हो, बीएआरसी हो
कोई भी एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। विच इज द प्योरेस्ट फ्रॉम ऑफ आयरन, यानी आयरन का सबसे शुद्ध रूप पूछा गया, प्योरेस्ट फॉर्म। तो प्योर जो होता है, शुद्ध लोहा होता है, वह रॉट आयरन होता है, और अशुद्ध लोहा की बात किया जाए तो पिग आयरन होता है। ठीक है, तो पिग आयरन में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन रॉट आयरन में किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ या फिर कार्बन कंटेंट नहीं होता। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच बियरिंग इज यूज इन लिमिटेड स्पेस, जो है ऐसी कौन सी बियरिंग है जिसका उपयोग हम लिमिटेड स्पेस के लिए करते हैं। तो उस कंडीशन में जहाँ पर जगह कम होती है तो वहाँ पर हम नीडल बियरिंग का यूज करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पर आपको एक टूल दिया गया है फिगर में, और पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। सिंगल एंडेड क्रोबार, डबल एंडेड क्रोबार, स्ट्रेट क्रोबार, या फिर कर्व क्रोबार। तो देखिए, क्रोबार होता क्या है कि इससे हम क्या करते हैं, इससे हम भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान लिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सिंगल एंडेड क्रोबार है। उसका रीजन है, देखिए यहाँ पर इसका एंड तो बना हुआ है लेकिन इधर नहीं बना हुआ है, तो सिंगल एंडेड को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जब हाथ से पकड़ते हैं तो सेफ्टी के हिसाब से सिंगल एंडेड को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप्ड टू फिट द हैंडल रिजिडिटी, यानी जो है बोला गया है कि हैमर का, हथौड़े का कौन सा भाग है जिसमें हैंडल को जो है मजबूती से बांधा जाता है। तो जो आपका आई होल होता है, बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो आई होल में हैंडल को जो है मजबूती से फिट किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको हैमर दिया गया है और पूछा गया है एक हैमर देकर, हैंड हैमर, जिसमें से पूछा गया है कि ये जो एक्सलेटर है ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये आपका जो है पिन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पिन है, ये आपका हैंडल है, ये नीचे वाला भाग आपका फेस है, ये वाला भाग आपका चीक है, और ये वाला फेस आपका आई होल है। ठीक है, और यहीं पर वेज लगाया जाता है, तो यहाँ पर पिन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्स पिन को इंडिकेट कर रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में जो है बॉन्ड की मजबूती किसको इंडिकेट करता है, तो वो ग्रेड को इंडिकेट करता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 13 नंबर में क्या बोला गया है कि विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हाजार्ड, यानी जो है मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हाजार्ड जो होते हैं उनके अंडर कौन आता है। तो ऑप्शन मिल जाता है नॉइज, टॉक्सिस, अनस्किल्ड, या फिर अनगार्डेड मशीनरी। तो देखिए, जो मैकेनिकल की बात की जाए तो उसमें अनगार्डेड मशीनरी आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डायल गेज। जो आपका डायल गेज होता है उसका पर्पज क्या होता है। तो हम डायल गेज से क्या करते हैं, क्या वजन मापते हैं, यानी वेट, या फिर पैरेललिज्म, या फिर टेम्परेचर, या फिर लेंथ। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, चेक पैरेललिज्म, यानी समतलता को जो है चेक करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए हैक्सा ब्लेड। तो हैक्सा ब्लेड का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वह कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए, जनरली आपको 250 से 300 मिलीमीटर देखने को मिलता है, लेकिन वो मिलीमीटर में था, लेकिन यहाँ पर इंच में पूछ लिया गया है, तो इंच में आपका
12 इंच हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि 1 इंच बराबर हमारा क्या होता है, 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर। क्या 25.4 मिलीमीटर या फिर 2.54 आपका सेंटीमीटर होता है। तो अगर 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे यहाँ पर 12 कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर, वही आपका 300 के आसपास, मतलब 30 के आसपास सेंटीमीटर में आएगा अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, और मिलीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 300 के आसपास आ जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड लंबाई होती है वह जो है 12 इंच होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट ऑपरेशन इज कैरियड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। यानी जो है आप लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में कि जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है आपकी, उसमें आप किस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए गैंग ड्रिलिंग में जो है हम सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग का क्रमिक ऑपरेशन करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। यानी माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो वह स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर वर्क करता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। यानी जो आपकी ऐसी कौन सी फाइल है जिसका किनारा जो है समानांतर होता है थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लंबाई पर, तो वो क्या है, हैंड फाइल है। क्या, हैंड फाइल। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर फाइल दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये क्या है। यह आपका हील है, टैंग है, फेरुल है या फिर शोल्डर है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका एज होता है, ठीक है। ये आपका फेस होता है, ठीक है, या कहीं कहीं साइड भी बोला जाता है। ये आपका क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है। ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, फेरुल कहलाता है। और ये जो आपका सामने वाला भाग है, इसको कई जगह टिप बोला जाता है, कई जगह टो बोला जाता है, तो कई जगह पॉइंट भी बोला जाता है। लेकिन आपको बताना क्या है, इस एक्सलेटर, ये जो खाली वाला भाग है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या ये हील होगा या फिर शोल्डर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोल्डर, डी ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पर हील, सॉरी, टैंग ही होगा, क्योंकि देखिए टैंग शोल्डर को क्या है हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर इस फेस वाले चिकने भाग पर इंडिकेट किया जाता है, वहाँ पर टैंग होता है। टैंग एक्चुअल में होता क्या है कि इस हैंडल के अंदर जो भाग होता है वो कहलाता है, लेकिन उसको इंडिकेट करने के लिए जगह नहीं होती, तो यहाँ पर ही इंडिकेट कर दिया जाता है। और ये वाला भाग क्या होता है, ये आपका हील वाला भाग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टैंग, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का पर्पज क्या होता है, क्या पैरेललिज्म चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, या स्ट्रेटनेस, कॉन्सेंट्रिसिटी या फिर इसेंट्रिसिटी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटनेस, सीधापन जो है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच फिनिशिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल्ड। यानी जो है ऐसी कौन सी फिनिशिंग प्रक्रिया है जिसमें हम ड्रिल किए गए होल को फिनिश करते हैं। तो उसको जो है हम रीमिंग के माध्यम से फिनिश करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच चक इन द लेथ मशीन इज नाउ एज सेल्फ सेंटरिंग चक। यानी किस चक को स्वतः मतलब सेंटरिंग, स्वकेंद्रित चक के नाम से जाना जाता है। तो थ्री जा चक को हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी पकड़ जो है फोरजा चक के अपेक्षा
जो है कमज़ोर होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके भी एग्ज़ाम में फिर से ऐसे ही इजी पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका ये जो गियर दिया गया है, तो गियर में ये टॉप सर्कल और आपका जो पिच सर्कल है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? तो इसे हम बोलते हैं अडेंडम सर्कल। ठीक है, तो यहाँ सॉरी अडेंडम। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका अडेंडम कहलाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर इसके नीचे वाला भाग कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा? डिडेंडम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग कहेंगे तो गियर टर्मिनोलॉजी से हम एक अलग वीडियो ला देंगे आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द जनरल पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल। सामान्यतः ट्विस्ट ड्रिल का एंगल जो होता है वह कितना रखा जाता है? 118 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू अचीव डिफरेंट स्पीड, यानी डिफरेंट स्पीड प्राप्त करने के लिए जो है ड्रिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? तो वह जो है स्टेप्ड पुल्ली जो होती है, इसके माध्यम से हम अलग अलग स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मनी सेट्स ऑफ फीलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फीलर गेज जो होते हैं वह कितने सेट में अवेलेबल होते हैं? तो वह सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइन बार से पूछा गया है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक साइन बार के सेटिंग की, जिसमें आप साइन बार इस एंगल की जो है मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये आपका स्लिप गेज दिखाया गया है, तो ये स्लिप गेज की हाइट को पूछ रहा है एक्स द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हाइट ऑफ स्लिप गेज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर इसका पूछता तो ये आपका क्या कहलाता? डॉटम सरफेस कहलाता। और अगर इस सरफेस की पूछता तो वो आपका जो है साइन बार की लंबाई कहलाती। तो ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर से हम क्या चेक कर सकते हैं? चेक राइट एंगल तो एग्जैक्ट कर सकते हैं, चेक एक्यूट एंगल तो नहीं कर सकते, चेक ऑब्ट्यूट एंगल ये भी नहीं कर सकते, चेक स्ट्रेट एंगल क्या सीधा एंगल, तो यहाँ पर भी ये भी नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका राइट एंगल जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच अपॉर्चुनिटी ऑफ लुब्रिकेंट विथ स्टैंड हाई प्रेशर आर लोड, यानी जो है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे लुब्रिकेंट जो है उच्च प्रेशर और उच्च लोड को सहन कर सकता है? तो वो किसके, क्या ऑयलीनेस, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट या फिर फ्लैश पॉइंट? तो विस्कोसिटी ही जो है मेन ऐसी प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेंट की, जिसके माध्यम से हाई प्रेशर या फिर हाई लोड को हमारा पार्ट सहन कर लेता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच एंगल इज सो इन द गिवन फिगर सेट अप फॉर मेजरिंग एंगल, यानी यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है? आपको जो है कौन से एंगल की जांच की जा रही है? ये जो है आपका ऑब्ट्यूट एंगल जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बेवल प्रोटेक्टर के रखे हुए बेवल प्रोटेक्टर का ये वाला भाग और यहाँ से जो है चेकिंग की जा रही है। तो आपका राइट आंसर जो है ये वाला एंगल बन के आएगा। तो ऑब्ट्यूट एंगल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट डज 1.5% इन द थ्रेड डेसिग्नेशन ऑफ M12 इंटू 1.5 मिलीमीटर, यानी जो है आपका M12 इंटू 1.5 मिलीमीटर दिया गया है, लेकिन इसमें आपका 1.5 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपका अभी
जो है एएलपी में भी पूछा जा चुका है। तो एएलपी का कल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब पिच ऑफ द थ्रेड। ये जो है पिच ऑफ द थ्रेड को इंडिकेट कर रहा है। थ्रेड का मेजर डायमीटर 12 कर रहा है और जो एम इंडिकेट कर रहा है ये जो है मीट्रिक थ्रेड को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट एल डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। यानी यहाँ पर आपको ग्राइंडिंग व्हील का एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि 51 A36 L5V। तो हमने क्रम आपको याद दिलाया था पहले, फिर से याद दिलाता हूँ। व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड और इसके लास्ट में प्रोडक्ट होता है। तो आपका यहाँ पर किसको पूछा गया है? एल को, यानी यहाँ पर को। तो आपका यहाँ तक देखते हैं व्हील, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, यानी टाइप्स ऑफ ग्रेड को इंडिकेट कर रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका पार्ट दिखाया गया है जो कि एक रिबिट है। उसमें पूछा गया है कि ये जो एक्सलेटर बता रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या है? क्या आपका टेल है, बॉडी है, हेड है या फिर डायमीटर है? ये आपका बॉडी कहलाएगा। यहाँ वाला भाग ये आपका टेल कहलाएगा, ये वाला आपका हेड कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मापेंगे तो वो डायमीटर कहलाएगा। तो इसलिए बॉडी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज ए स्टड। स्टड क्या है? तो ये आपका रॉड थ्रेडेड ऑन बोथ एंड। स्टड में क्या होता है कि आपके दोनों सिरों पर चूड़ी कटी होती है और बीच में आपका इसका हेड बना होता है, वो स्टड कहलाता है। तो यहाँ पर रॉड थ्रेडेड ऑन बोथ एंड, दोनों किनारों पर चूड़ी कटी हो जिस रॉड पर, वही आपका स्टड कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच आयरन इज जिंक कोटेड। जो है किस प्रकार के लोहे में जिंक की कोटिंग की जाती है? तो वह जो है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीजल इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ टूल। किस प्रकार के? तो चीजल हमारा एक कटिंग टूल के अंतर्गत आता है क्योंकि वह चिप्स रिमूव करता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्लेमेबल लिक्विड लाइक ऑयल, ग्रीस एंड अल्कोहल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फायर। यानी जो आपकी फ्लेमेबल लिक्विड होती है, जैसे ऑयल में लग गई, ग्रीस में लग गई, अल्कोहल में, तो आप किस कैटेगरी के अंतर्गत इसको करेंगे? वो जो है हमारे क्लास बी के अंतर्गत आएगी। देखिए जब ठोस मटेरियल पर आग लगती है, लाइक आपका कपड़ा, कागज, कोयला, तो ये जो है क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। वहीं पर ऑयली फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जब आग लगती है तो वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। सी में आपका गैस आता है और डी में आपका इलेक्ट्रिक आता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। क्लास ए फायर को कार्बोनेशियस फायर, क्लास बी फायर को ऑयल फायर, क्लास डी फायर को गैस फायर और क्लास डी फायर को सी फायर को गैस फायर और डी को जो है इलेक्ट्रिक फायर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इफ 15 सेंटीमीटर आर ऑन ड्राइंग रिप्रेजेंट एक्चुअल लेंथ 1.5 मीटर, व्हाट इज द आरएफ। यानी तो वहाँ पर जैसे बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर इंडिकेट किया गया है, लेकिन उसकी एक्चुअल लेंथ जो है 1.5 मीटर है। तो आपका आरएफ क्या बनेगा? तो ये सीधे आपका क्या है, 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 1.5 मीटर। तो हमारे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 150 आएगा। यानी ये क्या है कि 1:10 में चल रहा है। ठीक है, तो 15 और 150 1:10 में चल रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका 1:10 बनेगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको
डायमेंशन दिया गया है कि ए डायमेंशन इज स्टेटेड 14 प्लस माइनस दोनों में दिया गया है 0.02 मिलीमीटर। व्हाट इज द टॉलरेंस? तो टॉलरेंस जब प्लस और माइनस दोनों में रहती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो 0.04 मिलीमीटर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड। यानी बोला गया है कि धातु की जो है मटेरियल की वह क्षमता क्या कहलाती है जब धातु में जो है लोड को हटाया जाता है तो वह अपने पुराने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह आपकी एलास्टिसिटी जो है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि विच टूल इज यूज्ड फॉर स्क्राइबिंग लाइंस ऑन ए मेटल सरफेस इन डिफिकल्ट टू रीच प्लेस। यानी जो है ऐसा टूल आपको बताना है यूज फॉर स्क्राइबिंग लाइंस ऑन मेटल सरफेस इन डिफिकल्ट टू रीच प्लेस। डिफिकल्ट से लेकर रीच तक जो है किसका यूज करते हैं? तो वहाँ पर बेंट स्क्राइबर का यूज करते हैं, डिफिकल्ट जहाँ पर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। फाइल यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको दिख रहे हैं कि ट्रायंगुलर शेप में दांते कटे हुए हैं, तो ये जो है आपकी कौन सी फाइल के अंतर्गत आएगी? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रास्प कट फाइल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। हैवी स्ट्रक्चरल निर्माणी कार्य में किसका उपयोग करते हैं? तो स्नैप हेड रिवेट का। तो यहाँ पर स्नैप हेड रिवेट होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हैवी वर्क कहता तो वहाँ पर पैन हेड रिवेट का यूज करते, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल यानी निर्माणी कार्य बोला गया है, इसलिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन ही होगा, स्नैप हेड रिवेट। क्लियर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग है जो हमारे स्क्राइबर को होल्ड करता है? तो वह आपका स्नग होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश। यानी यहाँ पर ब्रिटिश माइक्रोमीटर दिया गया है, उसमें आपको रीडिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधे तीसरी लाइन यहाँ पर मैच मिल रही है, फिर उसके बाद आपको एक सब डिवीज़न भी दिख रहा है, और फिर उसके बाद जो है 9वीं लाइन डाटम लाइन से मैच कर रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तीसरी हो रही है तो 0.3 हो जाएगा। फिर एक आ रहा है यानी यहाँ पर 0.25 हो जाएगा, और यहाँ 9वीं खा रही है तो 0.009 हो जाएगा। तो 9 5 14 की 4 और 2 1 3 3 0.334 जो 359 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक किया है, 359 कैसे दिया है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर हमारे हिसाब से तो 0.339 आना चाहिए ये, बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर डाटम लाइन से जो है 9वीं मैच कर रही है, इधर तीसरी है, और उसके बाद एक ही सब डिवीज़न दिख रहा है, और यहाँ पर दूसरा सब डिवीज़न कैसे दिख रहा है हमारे हिसाब से तो यही आना चाहिए, 0.334 होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्या है? तो चेक गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट, मिलने वाले भागों के बीच जो है गैप को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ ए वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक का स्टैंडर्ड मानक कोण जो है 90 डिग्री होता है।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायामीटर। अलग अलग डायामीटर वाले पाइप को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम रिड्यूसर का यूज कर लेते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न, यानी जो है एक्सिस के जो है पैरेलल मूवमेंट करने पर उस टर्म को क्या कहा जाता है, जब आपका स्क्रू जो है एक राउंड कंप्लीट करता है तो अपनी एक्सियल दूरी के तहत जो है पैरेलल जितना मूव करता है वह क्या कहलाता है, वो आपका जो है देखिए यहाँ पर पिच नहीं होगा, पिच नहीं होगा, यहाँ पर आपका लीड होगा। उसका रीज़न है कि देखिए जैसे पिच अगर मान लीजिए सिंगल स्टार्ट है तो पिच और लीड तो बराबर हो जाएंगी, लेकिन अगर मल्टी स्टार्ट थ्रेड है तो उस कंडीशन में आपका लीड बढ़ जाएगा। इसलिए जो है करेक्ट आंसर वो अपने लीड के ही अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, पिच के अकॉर्डिंग नहीं होगा। नेक्स्ट एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑपरेशन enlarge the end of a hole to accommodate the head of a socket head screw, यानी सॉकेट हेड स्क्रू को जो है हेड को जगह देने के लिए कौन सा जो है होल एंड को इनलार्ज करना है, तो वह कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, तो आपका काउंटर बोरिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि आपके NPCIL कैगा साइट के 2026 का क्वेश्चन पेपर है। बाकी आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन पेपर हों जिनका सल्यूशन आप लोग चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहाँ पर आप भेजकर उसका सल्यूशन पा सकते हैं। जिस भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो है आप चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करें, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके उसका PDF भेजें, चाहे वो फिटर ट्रेड का हो, टर्नर ट्रेड का हो या फिर मशीनिस्ट ट्रेड का हो, किसी भी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम का हो, तो उसका सल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप में ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।